वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर क्लासेस पलवा। हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम लोग 2 वीडियो देख चुके होंगे पहले वाले। ठीक है, अब ये तीसरा भाग है उसका। तो हमें इसमें पढ़ना है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे, इसके पहले वाले पूरा भाग था। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग को ये पढ़ना है तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट है, उसको हमें 1 बाय 1 करके देखना है। तो दिया है पहला पॉइंट कि अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद मात्रकों की एक नई अंतरराष्ट्रीय पद्धति का अभिवार्य हुआ। इसमें 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया। ठीक है, यानी से कहने का मतलब क्या है कि जैसे कह रहे हैं कि ये कब की बात है, अक्टूबर 1960 की। कौन सा जगह है, पेरिस। इसके बारे में मालूम है ना, पेरिस। इसी के नजदीक एक सेवरे नामक स्थान है, जगह, जहां पर यह सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन कितना है, 11वीं सम्मेलन। इसके पहले 10 सम्मेलन हो चुका था, पता है। यह 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद, माने लंबी परिचर्चाओं का मतलब क्या होता है, बहुत देर तक मतलब मीटिंग चला था, बहुत मतलब भाषण वगैरह चला था, मीटिंग वगैरह हो गया था, जिसका जो विचार राय मशवरा था, लोगों ने अपना क्या कहते हैं वहां पर अपना राय मशवरा दिया था। तो बहुत मतलब लंबी परिचर्चाओं के बाद, मतलब लंबे समय तक इस पर चर्चा चला था। ठीक है, तो लंबी परिचर्चाओं के बाद एक नई अंतरराष्ट्रीय पद्धति का अभिवार्य हुआ। यानी कि एक नई अंतरराष्ट्रीय पद्धति हमको मिला। इसमें 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया। कितना, 6। यानी कि कहने का मतलब है अक्टूबर 1960 में पेरिस में एक सम्मेलन किया गया था, जो वहां पर सेवरे नामक स्थान है, वहीं पर 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन लगा था। और उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई। जब चर्चा हुआ तो वहां पर हमको क्या मिला, अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति मिली। और इसी में यानी कि 6 आधारी मात्रकों को शामिल किया गया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 1970 में, ये 1960 की बात है, अब क्या कह रहा है, 1970 में संपन्न 14वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा गया। समझ में आया। यानी कि ये तो 1960 में कौन सा सम्मेलन हुआ था, 11वीं सम्मेलन हुआ। अब 1970 में कौन सा सम्मेलन हुआ, 14वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन हुआ, जिसमें हमको 7वां आधारी मात्रक कौन मिला, मोल मिला। बात समझे ना। यानी कि इसके पहले हमें 6वीं मिला था, और 7वां कब मिला हमको, 1970 ईस्वी में मिला। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 7 आधारी मात्रकों के बारे में जाना है। तो हमको 1960 तक सिर्फ 6 आधारी मात्रकों के बारे में पता था। कौन कौन, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता। इतना ही 6 मतलब आधारी राशि के बारे में हम लोग जानते थे। लेकिन 1970 में फिर सम्मेलन हुआ, इस पर कुछ मंथन हुआ, और उसके बाद हमको एक और नया आधारी राशि मिला, आधारी मात्रक मिला, जिसको हम क्या कहे, मोल कहे। बात समझ रहे हैं। अब देखते हैं आगे बढ़े। इस नई पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामकरण सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स के कारण संक्षेप में एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो मात्रक है, इसको क्या, फ्रांसीसी नामकरण सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं। बात समझ रहे हैं। यानी कि ये जो मात्रक देखकर इस नई पद्धति को उसका फ्रांसीसी नामकरण सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स के कारण संक्षेप में क्या कहा जाता है, इसको एसआई मात्रक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बात समझे। यानी कि एसआई मात्रक को बार बार सुनने को मिलता है। एसआई मात्रक का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होता है। बात समझे ना। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एसआई मात्रक के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी किसी भी राशि का हम लोग जो एसआई मात्रक लिखते हैं तो उसको लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये जानना हमको जरूरी है। तो ये हमारे यहाँ पे हेडिंग है कि एसआई मात्रकों के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान देना है, देखते हैं। सबसे पहला बात कह रहा है
कि हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षरों को अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। क्या होंगे? अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। बात समझे ना? जैसे कि मान लेते हैं अगर हिंदी में भी किसी मात्रा का उपयोग करते हैं, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, तो उसके लिए हम किग्राम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? केजी लिखेंगे। इंग्लिश वाला वर्ड का यूज करेंगे। जैसे मीटर हो गया तो मीटर के लिए हम मी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। बात समझ आ रहा है ना? यानी यही कहने का मतलब हुआ कि हिंदी में भी अगर किसी मात्रा को हम लिखने जा रहे हैं तो वहां पर अंग्रेजी के ही वर्ण का उपयोग करना है, यानी अंग्रेजी के अक्षर का ही हमें उपयोग करना है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है, मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट हुआ कि अगर कोई भी हम मात्रक लिखने जा रहे हैं, अंग्रेजी का कोई भी मात्रक हो, जैसे कह रहा है कि मात्रकों अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो कोई भी मात्रक ले लिया जाए, एम्पियर ले लिया जाए, चाहे मान लेते हैं मोल ले लिया जाए, कोई भी मात्रक अगर ले लिया जाए तो वहां पर हमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि वहां पर कैपिटल लेटर से प्रारंभ उसको नहीं करना है। यानी हमें किस प्रकार के लेटर से प्रयोग करना है? स्मॉल लेटर से प्रयोग करना है। जैसे कि मान लेते हैं हम 1 एम्पियर लिखेंगे तो 1 एम्पियर ऐसे लिखेंगे तब जाकर सही होगा, ना कि हम इसको कैपिटल में लिखेंगे तो गलत होगा। लेकिन हमको लिखना क्या होगा? स्मॉल में लिखना होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो एम्पियर स्मॉल से लिखेंगे, न कि कैपिटल से लिखेंगे। मतलब मोल लिखने जा रहे हैं तो 1 MOL, यानी यहाँ पर हम कैपिटल मोल लिखेंगे तो ये क्या होगा? गलत होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? स्मॉल m का प्रयोग करना होगा। बात समझ में आया? चलो उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी मात्रक हो गया उसमें हम बहुवचन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक सीधा साधा एग्जांपल ले जाए, अगर कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं, चाहे चावल के बात करें, चाहे चीनी के, चाहे दाल, चाहे आलू, कुछ भी चीज का बात करें, तो हम वहां पर क्या कहते हैं कि 5 kg आलू दीजिए, एक वचन हुआ। अगर यही कहेंगे 5 किलो हुआ आलू दीजिए तो वो सही नहीं लगेगा, सही नहीं है। तो वहां पर इससे हम साबित हो जाए, जैसे कि मान लो मीटर की बात करते हैं, 2 मीटर लंबा है, 5 मीटर लंबा है, तो 5 मीटर कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो यानी कि वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जब भी मात्रक में किसी भी हमें मात्रा को लिखना होगा तो वहां पर हम मात्रक में बहुवचन का प्रयोग नहीं कर सकते। समझ आ रहा है ना? उसके बाद कह रहा है कि मात्रक ग्राम के लिए जी लिखना चाहिए, न कि GM। जैसे हम ग्राम लिखते हैं ना, कहीं कहीं 500 ग्राम, 10 ग्राम ऐसे लिखा जाता है। तो जब हम ग्राम लिखेंगे तो सिर्फ वहां पर क्या लिखना चाहिए हमको? GM नहीं लिखना चाहिए। नहीं तो GM का मतलब क्या हो जाता है? अगर ऐसा ही मात्रा के माध्यम से GM का मतलब देखें तो ग्राम मीटर होता है। क्या होता है? ग्राम मीटर। तो गलत हो जाएगा। हमें ग्राम लिखना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सिर्फ छोटा g लिख देंगे तो ग्राम हो जाएगा, GM लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम मीटर हो जाएगा, जो कि गलत होगा। बात समझ में आया? उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, किलो के लिए संकेताक्षर स्मॉल लेटर की है और केल्विन के लिए कैपिटल लेटर क्या होता है? कैपिटल के होता है। बात समझा? अगर मान लेते हैं हम किलो लिखने जा रहे हैं, क्या लिख रहा है? किलो, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है किस प्रकार के वर्ड का प्रयोग करना है? स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है। स्मॉल लेटर के का प्रयोग करेंगे। अगर वही हमको केल्विन लिखना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बड़ा के का प्रयोग करना है, कैपिटल के का प्रयोग करना है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख दिए 5 kg, बताइए सही लिखेंगे गलत है? गलत है। इसको हमें लिखना कैसे होगा? 5 मान छोटा के लिखेंगे और जी लिखेंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो ठीक है। और आगे हम लोग को पढ़ना है मानक SI उपसर्ग। तो मानक एक SI उपसर्ग क्या होता है? जैसे कि मान लिया जाए, सबको ध्यान सुनेगा, अगर मान लिया जाए कि अगर दूरी के लिए हमको मापना है, दूरी मापना है, तो जैसे कि मान लो कि हम पटना से दिल्ली की अगर बात करें तो उसको किलोमीटर में आसानी से हम व्यक्त कर सकते हैं ना। लेकिन वही अगर मीटर में हमको व्यक्त करना होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। तो उनके लिए क्या किया गया है? दूर मतलब वैसे दूरी को मापने के लिए, कम मतलब अंक में लिखने के लिए क्या किया जाता है? एक मतलब ऐसे सिंबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? उसी को क्या कहा जाता है? मानक SI उपसर्ग। जैसे यहाँ पे इसको हमें ध्यान रखना होगा, इसको कहते हैं 10 के पावर -3 को हम क्या कहते हैं? मिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मिली। 10 के पावर -3 को क्या कहा जाता है? मिली कहा जाता है। इसको M से सूचित किया जाता है। समझ रहे हैं?
उसके बाद देख लेते हैं 10 के पावर माइनस 6 क्या होता है, माइक्रो कहते हैं, जिसको म्यू से सूचित किया जाता है, इसको म्यू कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 10 के पावर माइनस 9 नैनो कहते हैं, इसे एन से सूचित किया जाता है, ये इसका संकेत है, ठीक है। और 10 के पावर माइनस 12 को पिको कहा जाता है, इसका संकेत क्या होता है, पी होता है। उसका 10 के पावर माइनस 15 है, जिसको हम फेमटो कहते हैं, इसका संकेत क्या होता है, एफ होता है। उसका 10 के पावर माइनस 18 है, इसको एटो कहा जाता है। अगर पूछ दे एक एटो का कितना होता है तो क्या बताएंगे, 10 के पावर माइनस 18, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ए से सूचित करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अगर प्लस वाला है, इधर वाला सब क्या था, माइनस वाला है, और इधर प्लस वाला को देख लेते हैं। तो 10 के पावर 3 को हम क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, यानी कि किलो बराबर क्या होता है, 10 के पावर 3 कह सकते हैं, जिसको हम के से सूचित करते हैं, हमको पता है। मेगा यानी कि 10 के पावर 6 को क्या बोला जाता है, एक मेगा बोला जाता है, जिसको एम से सूचित किया जाता है। 10 के पावर 9 को क्या बोलते हैं, गीगा बोलते हैं, जिसको जी से सूचित करते हैं। 10 के पावर 12 को क्या बोलते हैं, टेरा बोलते हैं, जिसको टी से सूचित किया जाता है, समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार यहाँ पर दिया 10 के पावर माइनस 15 को क्या बोलते हैं, पेटा बोला जाता है, जिसे पी से सूचित करते हैं। और 10 के पावर 18 को एक्सा बोला जाता है, जिसे ई से सूचित करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।